ACSS has actually published it. I submitted an abstract, it got selected. जब मैं NIMCJ नाम के इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन कर रहा था तब मैंने एज अ स्टूडेंट ये दिया था. आई गॉट सिलेक्टेड. I got certificate from Osaka, Japan and International Academic Forum for that. And the title of the research paper was Should Prostitution Be Legalized? अब जैसा आपने कहा कि कई लोग शायद इस वर्ड को ना समझे, प्रोस्टिट्यूशन को सादी हिंदी भाषा में कहते हैं देह व्यापार. ओके, indulging into sexual conduct in favor of money or something else, basically saying that पैसे कमाने के लिए, अपने देह का व्यापार करने के लिए, खास करके ये स्त्री गण की बात करें, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर एक रिसर्च पेपर मैंने लिखा था. और उसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड रीजंस थे. जब मैं साइबर कैफ में जॉब करता था तो काफ़ी सारे ऑनलाइन फोरम्स में भी पार्टिसिपेट करता था. एंड वन फाइन डे वी वर इंटरेक्टिंग ऑन द सेम टॉपिक. अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मुद्दा कहाँ से आता है. काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये लीगलाइज है, उसके पीछे भी रीजंस हैं. इंडिया के अंदर एक केस हुआ था 17 सितंबर 1999, दैट इज़ बुद्धदेव करमस्कर केस वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर एक सोनागाछी करके एक प्रोस्टिट्यूशनल एरिया, रेड लाइट एरिया जैसे कहते हैं, वहाँ पर एक सेक्स वर्कर, प्रोस्टिट्यूट वर्ड शायद सही नहीं लगता बोलना अभी, बट एक सेक्स वर्कर थी, उसके ऊपर ब्रूटल अटेम्प्ट हुए थे मारने पीटने के. उनके कस्टमरों से बहुत बुरी तरह से मारा था. उसके बाद सीढ़ियों से धक्का मारा था एंड शी फेल डाउन, शी वाज डीपली इंजर्ड. एंड उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको एक हत्या करार किया गया था. नेचुरली होना भी चाहिए, बिकॉज द वे ही हैड स्टार्टेड बीटिंग हर, जिस तरह बेरहमी से मार रहा था, उनके बाल खींच लिए थे, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, सीढ़ियों से गिरा दिया, फिर वो ऊपर से गिरी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. तब ये हुआ कि इस चीज़ पर एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत देश का हर एक नागरिक संवैधानिक तौर पर डिग्निटी और सेफ्टी का हक रखता है. तो फिर ये कैटेगरी के लोग जिनको हम एक प्रोफेशन में डालते हैं, उस प्रोफेशन को अगर आप प्रोफेशन ही नहीं मानते हो तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है. अब उनके बच्चे होते हैं, इनको समाज के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट स्कूलिंग से लेकर रिहैबिलिटेशन या पढ़ाई लिखाई को लेकर. ज़्यादातर उनमें से काफ़ी सारे अगर लड़के होते हैं तो अंडरवर्ल्ड, माफिया वर्ल्ड, स्मगलिंग, इलीगल चीज़ों में पड़ जाते हैं या खुद ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं. ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किडनैपिंग. लड़कियां होती है तो अगेन द सेम सिचुएशन, वो अपने आप को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं तो उसे उस एनवायरनमेंट से बाहर रहना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप हिरन हो और आप शेर के बीच में पड़ो तो आपको फाड़ खाने वाले. जस्ट बिकॉज यू आर वेजिटेरियन डजंट मीन दैट द लायन इज नॉट गोइंग टू ईट यू, राइट? तो सिंपल सी बात है कि ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां जो एक पर्टिकुलर एज में आने से पहले उसे कितने भी सेफ एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जाए, शी सकम इन टू दिस प्रोफेशन. तीसरी बात यह है कि लॉ इन्फोर्सर्स जिनका काम है लॉ इन्फोर्स करना, कई बार तो ये खुद इन प्रोफेशन में इन्वॉल्व औरतों को विक्टिम बनाते हैं. ऐसे केसेस हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. लास्ट ईयर जून 8, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस गवई ने ये सारी वर्डिक्स दी हुई है. उसके पहले 2011 में भी इसी केस की प्रोसीडिंग चल रही थी जो मैंने कहा था, दैट बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल. उसकी प्रोसीडिंग्स के बाद लास्ट जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया कि दे हैव डिग्निटी, दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशन, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड अदरवाइज. And police officers, when trying to deal with them, need to see that their dignity is intact and maintained. अगर इस चीज़ को ज़्यादा रैशनलाइज या लीगलाइज किया जाता है तो कहीं ना कोई भी अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा. कोई भी शौकिया तौर पर रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी नहीं बनना चाहेगा कि यार मेरा पैशन तो भीख मांगना है. सड़कों पर जब कार आती होगी तो साहब 2 रुपये साहब, 10 रुपये साहब बोलने का मन किसी को नहीं करता है, राइट? वो मजबूर होता है. दिक्कत है कि इस प्रोफेशन के अंदर काफ़ी सारी औरतें ऐसी हैं कि जिनको किडनैप करके इस प्रोफेशन में डाला जाता है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी, राइट? सो अगर इनका रजिस्ट्रेशन होता है, अगर इनका एक डेटाबेस बनता है, अगर इनका लाइसेंसिंग तैयार किया जाता है, तो अगर किसी को ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में डालने की कोशिश की जा रही है तो आपके पास एक सेंट्रलाइज, अगर आपके पास इंसान सिटीजन के आइडेंटिटी के लिए यूनिफाइड सिस्टम है तो इनके लिए क्यों नहीं? इनके बच्चों को रिहेबिलिटेशन का मौका मिलेगा. सबसे ज़्यादा 8 पेशेंट इसी एरियाज में से निकलते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि इस जगह पर जाने वाले लोगों को अपना मुंह छिपाना पड़ता है. और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो अगर HIV पेशेंट है तो पता ही नहीं चलता कि किसकी वजह से किसको ट्रांसमिशन हो रहा है. इनका मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप के लिए कोई सुविधा ही नहीं होती है.
और ऐसे हर एक बड़ी सिटी के अंदर एरियाज हैं। बॉम्बे के अंदर पंत नगर और कमाठीपुरा है, बंगाल में सोनागाछी है। आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, ऐसा एक रेड लाइट एरिया आ ही जाता है। ये प्रोफेशन ऐसा नहीं कि नया नया है, भड़का दिया गया या भटकाने वाली बात है। दैट हैज़ बीन देयर सिंस लॉन्ग टाइम। बट अब जो चल रहा है इसके अंदर माफिया वर्ल्ड, क्रिमिनल वर्ल्ड, किडनैपिंग जैसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई नई ज़िंदगी इसमें ना बिगड़े। किसी को कहीं से किडनैप कर लिया जाए तो पुलिस को पता हो कि इनका तो कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, कोई डेटा हमारे पास नहीं है, मतलब इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनके परिवार तक वापस पहुंचाने की ज़रूरत है हमें। काफ़ी सारे लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं इस मुद्दे के बारे में बात करते हो, पर हम क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारे देश के नागरिक है और वो इंसान है। नागरिक बागरी छोड़ दो, इंसान तो है ना। कोई अपनी मर्जी से अगर इस प्रोफेशन में नहीं आता है तो हम कौन होते हैं जज ज्यूरी बन के उनके ऊपर वर्डिक्ट डालने वाले। घर के अंदर जब मेहमान सारे आते हैं ना बड़े ओकेशन में, और छोटी मोटी सी चीज़ की चोरी भी हो जाए तो तुरंत सबसे पहला डाउट जाता है काम वाले नौकरों पर, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वैसी है। तो इनको लेकर तो हमारी मेंटालिटी सोसाइटी की कैसी है बताने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, बहुत प्रेजुडिस है। और इसी वजह से हम इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाते। और ये जो भी चीज़ें मैंने कही है इसमें लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं खुद कह रही है कि डिग्निटी दो। मैं किसी भी तरह के प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और कंसल्टिंग एडल्ट तो वैसे भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर बात यह आती है कि जिनको ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में डाला जाता है उनको एक डिग्निफाइड लाइफ का हक खुद सुप्रीम कोर्ट ने, और जो तीनों जस्टिस के मैंने नाम लिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको गूगल करना हो और लाइब्रेरी में जाने की आलस हो रही हो तो, वरना अपना कानून करके गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है जो आपको कानूनी सारे केसेस, उनके वर्डिक्स, उनके रिपोर्ट्स देती है, जिसके अंदर एल नागेश्वर राव, जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस गवई की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और उनके वर्डिक्स मिल जाएंगे। June 8, 2022, 1999 case of Buddhadas Karmaskar versus the state of Bengal, 17 September, 9:15 p.m. the murder was committed. With details. Let me come to the data first. In India, how big is the problem? So, काफ़ी लोगों को ऐसा मतलब पता भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन डेटा पता चलेगा तो शायद आपने जो रिसर्च पेपर जो लिखा है उसमें से ही जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं कहूँगा अभी। Okay. So, in India, close to 3 million women work as prostitutes, of which 1.2 million are below 18. Supreme Court of India in December 2009 asked the government, if you are not able to curb it by laws, then legalize it. Supreme Court added that legalizing prostitution would help monitor the trade and rehabilitate sex workers. The red light district in Bombay generates at least $400 million a year in revenue. Yeah, it has increased. Yeah, so with 100,000 prostitutes servicing men 365 days a year, averaging 6 customers a day at $2 each. About 5,000 to 7,000 Nepalese girls are trafficked to India every single day. There are more than 100,000 women in prostitution in Bombay, Asia's largest sex industry center. Sonagachi in Kolkata, Kamathipura in Mumbai, GB Road in New Delhi, Reshampura in Gwalior, Budhwa Peth in Pune host thousands of sex workers and are the famous red light centers in India. Mumbai and Kolkata have the country's largest brothel-based sex industry with over 100,000 sex workers in Mumbai. A major part of this industry is controlled by underworld mafias, dalal, middleman, agent, corrupted police, etc. This is because of no legal acceptance of this profession. The more you try to put down prostitution, the higher will be the incidence of crime against innocent women. The consequences of prostitution are venereal diseases such as AIDS, vaginal herpes, gonorrhea, etc. lead to drug and alcohol addictions, precipitates mental weakness, social rejection, violation of the law, unwanted pregnancies and broken families. So please address how big is the problem in India is currently facing. It's not just a big problem in India, in other countries where it is not legalized. So I'm not just blaming India. I'm not blaming India as such. Yeah. I'm trying to say that, we need to have a system where at least we can do something about this segment of people. समाज के अंदर एक वर्ग के बारे में हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इसको लीगलाइज़ करने की वजह से ये चीज़ें और भड़केगी तो ये हमारी गलत फहमी है। ये लीगलाइज़ करने की वजह से ये चीज़ और कंट्रोल में आएगी और एक जनरेशन पर फुल स्टॉप लग जाएगा कि जो इस प्रोफेशन में ज़बरदस्ती धकेली जाए। वरना अपनी मर्जी से सेक्स करने वाले तो हर एक इंडिविजुअल होते हैं, एक एज ग्रुप के बाद वो अपनी डिसीजंस लेते हैं, चॉइस होती है उनकी। सो इफ़ आई डोंट गो डीप इनटू दैट, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। बट
जो लोग अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को सर्वाइव करने की वजह से, क्योंकि मिडिल मैन ऐसे होते हैं, इनके ब्रोकर्स ऐसे होते हैं। कई सारी लड़कियों को, जैसे मैंने कहा, कि किडनैप कर दिया होता है, और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत गरीब वर्ग से आती है, शहरों में आती हैं, ये सोचती है कि डिग्निफाइड जॉब मिल जाएगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन घर की भी अच्छी नहीं होती है, कभी कभार फादर फिगर ही नहीं होता है, अर्निंग मेंबर ही नहीं होता है, तब वो मिडिल मैन ज़्यादा पैसे खा जाता है, उनकी फैमिली को पैसे वैसे भी नहीं पहुंचते, और ये अपनी बॉडी का ट्रेड कर रही है पैसों के लिए, जो उसकी फैमिली तक पहुंच भी नहीं रहा। इसमें अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर अबॉर्शन होते हैं, कई कभार अनवांटेड प्रेगनेंसीज की वजह से कई बार मल्टीपल अबॉर्शन होते हैं, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी आपको कमा कर दे रही है, इस वजह से उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं। एंड अगेन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि इसको रेगुलराइज नहीं किया जाता, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुंह छुपा कर जाते हैं, पर जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन है तो गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन उनके कस्टमर की वजह से भी तो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है ना, ताली एक हाथ से तो नहीं बज रही। एग्जैक्टली राइट। तो समाज के बड़े भद्र वर्ग के लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पर जाना तो पसंद करते हैं, पर अपना नाम दिखाना नहीं पसंद करते हैं, वो इनको अभद्र और अश्लील मानते हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है। ये इसीलिए इसको कुछ ना कुछ रेगुलराइज करना ज़रूरी है, ताकि और कोई लड़की छोटी उम्र में, 16 साल से भी कम उम्र, 13 साल की उम्र, ट्रैफिकिंग ना हो। नेपाल से होता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से होता है, रिहेबिलिटेट करने की बात होती है, उसके चक्कर में इनके साथ पहले तो तुरंत इस प्रोफेशन में नहीं जाती, रेप्स होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, उसके बाद इनको ब्रॉथल में बेच दिया जाता है, वो अपनी जगह से एकदम दूर होती है। ब्रॉथल क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर जनरली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन, sexual trade. Okay, so if there is some kind of regulation in this, again it is about regulation, regulate करने की बात है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। इस चीज़ के अंदर लोगों को ज़बरदस्ती धक्का मारने वाले लोगों पर कंट्रोल लाया जा सकता है, किडनैपिंग करने वाले अंडरवर्ल्ड के लोग, माफिया लोग, इन सब का इन्वॉल्वमेंट इस पर कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ये कोई गलत चीज़ को बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही, पर गलत चीज़ को जितना हो सके कम करने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत है।